ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। प्रियम्बल से रिलेटेड जो जजमेंट है उसमें तो बेरीबारी केस 2 बार आया, तो यहाँ पे री बेरीबारी केस, ठीक है, जो दोबारा बेरीबारी केस वाला जो है केसेस वो बेरीबारी यूनियन केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, और इंदिरा गांधी, राजनारायण, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब केस जो है ना वो प्रियम्बल से रिलेटेड है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुआ वो, तो इसमें से जो बोला गया, प्रियम्बल इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये निकल के आया। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल। मतलब जो संविधान निर्माता हैं उनका दिमाग जो है क्या सोचता है वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। ये हुआ आर्टिकल 2 और 3। तो इसमें जब हम देखते हैं तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इसका मिलता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री, एरिया नेम, ये सब है। तो इससे रिलेटेड जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, जो बांग्लादेश में जो कुछ इनक्लेव जाता है और वहाँ से बांग्लादेश का कुछ हिस्सा जो है भारत में मिलता है। ये तो आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इन री बेरीबारी यूनियन केस इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन सा कमेटी बैठा था? धार कमेटी, जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, ये और फैजल अली कमीशन, 3 कमीशन बैठा था, ठीक है। तो ये देखें फिर चेयरमैनशिप एंड रिलेटेड प्रोविज़न, सिटीजनशिप एंड रिलेटेड प्रोविज़न, आर्टिकल 5 और 10, 5 से 11 तक इसमें। तो इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्लाह केस है। इसमें क्या आया? तो मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, इस आधार पे सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। और बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, ज़मीन खरीद लिया उसके बाद धीरे धीरे लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो खुद से छोड़ दिए, टर्मिनेशन और बाय डेप्रिविएशन। तो ये सबसे आपका ये डिफिनेशन। अब आर्टिकल 12 में जाते हैं, तो आर्टिकल 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट के अंदर कौन कौन आता है कंपोनेंट? तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन क्या, विद इन एंड अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें केस है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, रूपा हुर्रा, अशोक हुर्रा का केस जो है वर्सेस आरडी सेट्टी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये तो यहाँ पे क्या है कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन ऑफ स्टेट निकला, इंक्लूड नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन को भी इसमें जोड़ा जाता है, बट ऑल्सो लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंटालिटीज एंड एजेंसीज ऑफ स्टेट और बॉडीज which discharge public function और गवर्नमेंटल कैरेक्टर्स।
तो सारा स्टेट के अंदर में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्हिच आर इनकंसिस्टेंस और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी क्या है, वॉइड। जो भी फंडामेंटल राइट का प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो क्या होगा, नल एंड वॉइड टू बी एक्सटेंड सच कंसिस्टेंसी। डिफाइन लॉ फॉर दिस आर्टिकल, ठीक है। इसके लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1971, इंसर्टेड क्लॉज 4 व्हिच सजेस्ट दैट आर्टिकल इज नॉट एप्लीकेबल टू अमेंडमेंट अंडर 368। तो ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, इससे क्या निकल के आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 13 से। सर ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनेर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यहाँ से क्या क्या निकल के आता है, तो फॉर्म्स ऑफ क्या, फ्रॉम द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इससे निकल के आता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये आता है निकल करके कि फंडामेंटल राइट को अगर जो नल एंड वॉइड करता है, तो अगर पहले का है तो इक्लिप्स मतलब क्या होता है, ढक जाना, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यहाँ से आया, ठीक है। आर्टिकल 14 का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हालांकि नेगेटिव कंसेप्ट ये है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड इंटेंजिबल डिफरेंसिया। यहाँ पे क्या है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में आया है। इक्वालिटी लाने के लिए ट्रांसजेंडर को भी प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कुछ केसेस है वो क्या है, तो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ट्रिपल तलाक केस बोलते हैं, ठीक है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और सबरीमाला टेम्पल केस, ठीक है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सायरा बानो तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है वो सबरीमाला में वुमेन का एंट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो एडल्ट्री से रिलेटेड, आर्टिकल 497 जो है, ये आर्टिकल कह रहे हैं सेक्शन 497, तो एडल्ट्री से रिलेटेड हो गया। और नालसा वर्सेस नेशनल लीगल, ये नालसा वाला जो है वो आपका हो गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, और उसमें बोला गया कि जैसे और दो लिंग जो है सेक्स, उन दोनों को जिस तरह से मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो फंडामेंटल राइट उस पर भी उसी तरह से लागू होगा, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें डीक्रिमिनलाइज ऑल द कंसेंसुअल सेक्स एमंग एडल्ट इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स, तो नवतेज सिंह केस में ये हुआ, ठीक है। तो देख लिए हम लोग अभी इसको। तो अब क्या है, निगेटिव राइट अगेंस्ट स्टेट, रिमार्क में इट इज़ अ सबसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ एविडाइसी, जो बोला था।
ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रूल ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडेक्स इन कैशुआ। आर्टिकल 15 जो हम देखते हैं उससे रिलेटेड क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो 5 ग्राउंड है, 1 2 3 4 और 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोविजंस मे बी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC और ST। तो ये हो सकता है इसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन, ये सब स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन ये 5 ग्राउंड जो है उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया वो 1951 में, एडेड क्लाउज 4, ठीक है। 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005, एडेड क्लाउज 5 टू आर्टिकल। 103 अमेंडमेंट 2018 लाया गया, ठीक। इसमें कुछ है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान स्पेशल लाया गया ना, वहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चैम्पकन दोराई। इसमें बेसिक डिफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इसमें दिया गया, और उस समय 3 जज का बेंच बैठा था जिसका खुद चेयर कर रहे थे CJI JS वर्मा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला जो है इसमें पहले कोटा सिस्टम था डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, ये खास करके मद्रास का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए। तो इसमें था कि एवरी 6 जो है सीट रिजर्व होगा, किसके लिए, नन ब्राह्मण के लिए, आउट ऑफ 14, जिसको दोराई राजन जो है वो जाते हैं। और आर्टिकल 226 के आधार पे 226 कहाँ जाने का अधिकार है, तो हाई कोर्ट, वहाँ पे जाते हैं और इसको चैलेंज करते हैं। तो इस फैसले के परिणाम स्वरूप संविधान को पहले संशोधन, मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और ये पहला बड़ा निर्णय था आरक्षण वाला, ठीक है, और उसको बरकरार रखा, जिसे 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जारी सरकार जो था उसको पलट दिया, ठीक है। तो पहला जो था ये 1951 में ये हुआ था, ये, ठीक है। आर्टिकल 60 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू क्या, एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर वही वाला 5 को, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यहाँ पे एक बढ़ गया डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, 7 हो गया यहाँ। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो उसके लिए रिजर्वेशन है। प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो उसके लिए भी प्रावधान। क्या क्या किया गया, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995, एडेड क्लाउज क्या है 4A एंड 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000, एडेड क्लाउज 4B। 102 मतलब 102वां दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है, प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 2018 में पहली बार हुआ जब क्या हो गया,
इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। किसको? तो NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2018 भी हुआ इस संदर्भ में। तो उसमें क्या मिलेगा? तो 103rd जो है वो क्या है? 103rd है 10% रिजर्वेशन टू EWS। ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 16 से रिलेटेड सब है। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जर्नैल सिंह वर्सेस क्या? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये तो जान ही रहे हैं कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो आया था वो क्या आया था? रामनंदन कमेटी 1992। रामनंदन कमेटी, ठीक है, कब? 1992। ये 1992 नहीं बल्कि 1993, ठीक है। ये इंदिरा स्वामी बिला में है जो, उसमें बोला गया कि जाति अपने आप में एक वर्ग का गठन कर सकती है। कास्ट बाय इटसेल्फ मे कंस्टिट्यूट अ क्लास, हाउएवर in order to constitute a backward class, the caste concerned must be socially backward and its educational and economic backwardness must be on account of its social backwardness। मतलब वो कर सकती है, एक वर्ग का गठन कर सकती है, हालांकि एक पिछड़े वर्ग का गठन करने के लिए संबंधित जाति को सामाजिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए और उसके शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को उसके सामाजिक पिछड़ेपन के कारण होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन से जुड़ा होना चाहिए। ये किस जजमेंट में? तो इसमें इंदिरा स्वामी। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2006 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2006। और ये प्रमोशन रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन SC ST को वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है? प्रमोशन इन रिजर्वेशन प्रमोट करता है। ठीक है, कहाँ? SC और ST एक्सटेंड किया। फिर जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये इंदिरा स्वामी का जो जजमेंट था ना, ये 9 जज बेंच था। तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और इसमें बोला गया था कि SC एंड ST आर द मोस्ट बैकवर्ड अमंग बैकवर्ड क्लासेस। तो आपका तो ये हो गया। और M नागराज केस जो है उसमें 5 जज बेंच था 2006 वाला में, और उसमें क्या हो गया कि जो बिगेस्ट एमंग वीक है वो क्या है? उससे क्रीमी लेयर क्या है? बाय मेंबर ऑफ टॉप क्रीमी लेयर। इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया। और जो इसके बाद भी एक जर्नैल सिंह केस आया था 2018 में, ये क्रीमी लेयर ensure that only the deserving among SC ST get benefit of reservation। जर्नैल सिंह वाला केस जो है क्या है? क्रीमी लेयर ensure that only the deserving among SC ST get benefits of reservation। मतलब जो डिजर्व कर रहा है वही ये। तो जर्नैल सिंह वाला जो है 5 बेंच नागराज वाला, ये 9 बेंच इंदिरा स्वामी, फिर ये 5 बेंच नागराज वाला। ठीक है,
तो उसके बाद फिर डिमांड उठा कि लार्जर बेंच को दीजिए, वहाँ जाया जाएगा। लेकिन बात क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर दिया कि बड़ा बेंच के पास नहीं जाएगा। उपरोक्त मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि इसने पदोन्नति में कोटा देते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर राज्यों द्वारा मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को अमान्य कर दिया, जैसा कि नागराज के फैसले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, को दर्शाने वाला उचित डेटा के साथ इसे वापस करने की आवश्यकता है, SC/ST वाला। ठीक है। लाभ प्राप्त करने से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच संपन्न को बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत पर न्यायालय ने नागराज फैसले का पालन किया। न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उन्नत क्रीम को सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि कोटा लाभ सबसे कमजोर व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सके और सदस्यों द्वारा छीना ना जाए, उसी वर्ग के जो शीर्ष क्रीमी लेयर में थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि कमजोर वर्गों का उत्थान संभव नहीं होगा यदि केवल उस वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को प्राप्त करता है और खुद को कायम रखता है, बाकी वर्ग को पिछड़ा हुआ छोड़ देता है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से क्रीमी लेयर सिद्धांत की प्रायोजकता के संबंध में जर्नैल सिंह मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रही है। आरक्षण समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित सकारात्मक भेदभाव प्रदान करता है और मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि किसी विशेष समुदाय के वास्तव में योग्य और सबसे दलित मतलब सबसे कमजोर सदस्यों को ही आरक्षण का लाभ मिले। मतलब 2018 का जो ये केस है वो एक बहुत बड़ा मतलब आया है आउटकम्स लेकर के कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है केवल ओबीसी में नहीं, SC/ST में भी लागू करने का, और सारा एक पथ प्रदर्शित करता है EWS मतलब रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ये ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 17 प्रैक्टिसिंग क्या अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। रीड विथ आर्टिकल 35, इसको आर्टिकल 35 के साथ रीड करना चाहिए। द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में लाया गया और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जिसको SC/ST एक्ट बोलते हैं 2018 में अमेंड कर दिया गया, और मैनुअल स्कैवेंजर ऑफ लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट ये सब लाया गया। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर इसमें देवराज वर्सेस पद्मना और सुलभ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 3 केस ये है। आइए देखते हैं बारी बारी से। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है, क्या बोलती है कि ये उसको उचित ठहराती है कि आर्टिकल 32 क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अधिकार किस संदर्भ में, ऐसे तो फंडामेंटल राइट में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट क्रिएटेड अंडर वेरियस लेबर लॉ पार्टिकुलरली द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो जो पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, मतलब कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर और माइग्रेंट लेबरर जो है इंटर स्टेट, ये लोग को आर्टिकल 32 के आधार पे फंडामेंटल राइट के साथ साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार को जायज़ ठहराया है। ये भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, देवराज वाला जो है। तो ये सुभाष काशीनाथ महाजन जो है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उन SC/ST एक्ट के तहत जो 2018 में पाया कि बहुत सारा मिसयूज किया गया है इस एक्ट का, अलग अलग हिस्सा से, देश के अलग अलग हिस्से से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैंड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन accused of insulting or injuring SC/ST member to protect innocent from arbitrary arrest। इसको रोकने के लिए उसको बैन कर दिया कि तुरंत उसका अरेस्ट नहीं होगा बिना पता किए हुए। लेकिन इसको फिर बाद में हटा लिया गया है। तो फिर हुआ क्या कि हल्ला होने लग गया कि ना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इसको क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इन SC/ST केस बेंच हैज एडमिटेड अ रिव्यू ऑफ द मार्च 2018 जजमेंट इन सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच यहाँ पे रिस्टोर्ड द अर्लियर पोजीशन ऑफ द लॉ बाय रिकॉलिंग 2 of its older direction in 20 March 2018 verdict which diluted the provision of arrest under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989। रिमूविंग ग्रांटिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, इसको रिमूव कर दिया, बार ऑन ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल टू एक्यूज एंड एडेड a provision under which prior inquiry was necessary। पहले उसका इंक्वायरी नेसेसरी, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक ही बार में हो जाना ठीक रहता है। आर्टिकल 19 जो है इसमें राइट टू फ्रीडम और जो दिया गया है यहाँ पे, इसमें क्या क्या फ्रीडम है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल का, पहले देखिए स्पीच, पहले बोलिएगा फिर एक साथ आइएगा तो इकट्ठा होइएगा, असेंबल, उसके बाद फिर क्या होगा, एसोसिएट कीजिएगा, यूनियन बनाइएगा, तो यूनियन बन गया, उसके बाद फिर क्या होगा, फ्रीली मूव कीजिएगा, तो मूव करने लगा आदमी, फिर क्या होगा, रिसाइड, मूव करते करते कोई भी देश के कोई भी हिस्सा में रहेगा। ओमिटेड क्या है, जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा, ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सब करेगा उसके बाद। तो याद करना आसान है, पहले स्पीच, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो पहले स्पीच, उसके बाद फिर इकट्ठा होगा, असेंबल, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद फिर फ्रीली क्या करेगा, मूव, उसके बाद रेसिडेंस रहेगा, उसके बाद प्रोफेशन, बिजनेस करेगा। तो इसमें आया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया तो क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया 2005। 2019 में अमेंड भी किया गया, इसमें अमेंडमेंट आया, ठीक है। एक्चुअली इसमें 6 ईयर और 65 ईयर जो अर्लियर है उसको, और स्टेट वाला जो है ना, मतलब सेंटर को पावर दिया गया है, स्टेट को नहीं। तो ये क्या करेगा, तो फेडरलिज्म को जो है वो अफेक्ट करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को। प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट क्या है, टर्म में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये और में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय क्या, तो सैलरी अलाउंसेस, ये सब। तो स्टेट का कहानी अगर आप ख़त्म करते हैं, इसका मतलब क्या है
असल्ट ऑन द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, उसको आप क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए इसके लिए, रेगुलेट मॉनिटर गवर्नमेंट वाइटल डेमोक्रेटिक सेट, ये चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। तो ये है आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो ये 97th क्या है, तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वाला। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो भाई सेम चीज़, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान देख लिए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जाने वाला कि बाहर जाता है कि नहीं, वो राइट है कि नहीं, राइट टू गो अब्रॉड इज फंडामेंटल राइट और नॉट। तो ये था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, A.K. गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये NCT ऑफ दिल्ली, अप्लीकेबल ऑफ फॉर सिटीजन ओनली, ये जो 19 है वो सिटीजन ओनली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या है, बीन एक्सटेंडेड टू नाउ इंक्लूडेड मल्टीपल राइट। स्पीच और एक्सप्रेशन में बहुत सारा आ जाता है, राइट टू प्रेस, वो सब उसी के अंदर में आ जाता है। नहीं बोलना भी उसी के अंदर में आता है, बोलें या नहीं बोलें दोनों उसी के अंदर में। ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जब नहीं बना है लॉ उसके समय, और डबल जेओपार्डी मतलब 2 बार सज़ा इसका, तो एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, कालावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस कथी कालू, और सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कुछ कुछ आता है, क्लाउज 1 और 3 एप्लीकेबल ऑन क्रिमिनल लॉ प्रोसीडिंग्स ओनली, क्लाउज 2 जो है वो एजुकेट नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आर्टिकल 23 इंक्लूड क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ डिपिक्शन डिटेंशन लाइक पॉलीग्राफ नारकोटिक्स, ये सब प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है। आइए देखते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट केसेस उतना नहीं है, फिर भी मोटा मोटी देखते हैं। ये पहला जो है ना MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, तो इसमें 8 जज का बेंच बैठा था, 8 जजेस बेंच। ठीक है। तो इसमें बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ड्राफ्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंटेंड टू सब्जेक्ट द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर टू फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। मतलब कि जो ड्राफ्टर है, संविधान निर्माता जो हैं, जो प्रारूप किए हैं, उनका ये इरादा नहीं था कि निजता के मौलिक अधिकार का ये अधीन, मतलब कि उनका ये खराब हो निजता का। ठीक है। तो ये कालावती वाला देखते हैं, ये डबल जेओपार्डी से रिलेटेड है। रंजीत और कालावती, रंजीत को तो ठीक है मर्डर के केस में ये किया गया, लेकिन कलावती पे बाद में पता चला कि ये भी मर्डर किया है, लेकिन एक सज़ा हो चुका था 14 साल, उसके बाद हेयरिंग हुआ, एक ही गलती के लिए 2 बार तो हो नहीं सकता था, तो इसीलिए उसको दोबारा सज़ा नहीं दिया गया। आर्टिकल 21 मोस्ट ब्रॉड है, तो इसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी,
restricted only procedure established by law। तो क्या है यहाँ पे सेक्शन 309 आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक्ट आया इस संदर्भ में। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है। 309 जो है वो क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइड। ठीक है, ये है सेक्शन 377। इसमें कहता है कि जो भी कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक संभोग करेगा, इंटरकोर्स, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा। और साथ ही वह आर्थिक दंड मतलब पैसा, मॉनेटरी पेनाल्टी जो है के लिए उत्तरदायी होगा। ये है आपका आईपीसी सेक्शन 377। इसमें खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। It has come to include right to safe environment, dignity of labor, right to livelihood, right to privacy। ये सब कुछ आता है इससे। निकल के क्या आया, और भी केसेस हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट टू गो अब्रोड है। और मिनर्वा मिल वाला भी है, यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओल्गा तेलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणा सेभंग, ये आपका यूथेनेसिया वाला, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, राइट टू प्राइवेसी वाला जो है, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कुछ कुछ केस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुट्टा स्वामी क्या है यहाँ पे, तो प्राइवेसी वाला, प्राइवेसी, ठीक है। और ये एथनेसिया वाला, इथेनेसिया, तो बहुत सारा इसमें आया है। मेनका गांधी, राइट टू गो अब्रोड, बाहर जाने वाला। तो ये जो है मुरली देवरा केस में तो मुरली देवरा केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राइट टू लाइफ इज वायलेटेड व्हेन समवन स्मोक इन पब्लिक सिटिंग। तो जहाँ पे पब्लिक सिटिंग में कोई स्मोक करता है तो राइट टू लाइफ जो इसका वायलेशन होता है, तो क्या कर सकता है लोग, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, तो जा ही सकता है। और मिनर्वा मिल वाला जो केस है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया। कहाँ गया मिनर्वा मिल, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ये। और इसमें ओलियम गैस हो गया था, रिलीज हो गया था, लीक हो गया था दिल्ली में, जैसे कि भोपाल गैस कांड हुआ था उसी तरह के। तो इस तरह का, तो इसको तो पहले ही देखे थे, कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल को जो डिक्रिमिनलाइज किया। तो और ये क्या है, 2018 का केस है, सितंबर में आया था। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में,
उसके तहत लाया गया। और यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आर्टिकल विथ 45 के साथ पढ़ना चाहिए, 51 जो DPSP है उसके साथ। DPSP समय के साथ फंडामेंटल राइट बनता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एशिया। फिर क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके प्रोटेक्शन में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 प्रिवेंट करने के लिए कोई चीज़ हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो डिटेंशन। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा, तो NSA 1980। टेररिस्ट डिसरप्टेड एक्टिविटीज़ एक्ट प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट पोटा जिसको बोलते हैं 2002। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2008। और UAPA को अमेंड किया गया 2019। तो इसमें AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और खुदीराम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, DK बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस सविकांत शुक्ला। इसमें क्या है, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट अंडर क्लाउज 2 अवेलेबल ओनली फॉर इलीगल डिटेंशन, प्रोविजन फॉर एन एडवाइजरी बोर्ड। तो AK गोपालन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को जायज़ ठहराता है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में अगर देखें तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिक्वायर इंडियन कोर्ट्स अप्लाइंग अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैंडर्ड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो वही है कि वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को जायज़ ठहराता है, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 14 which provided that the ground of detention communicated to the detainee or any representation made by him against the ground cannot be disclosed in the court of law।